morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with standard 7th. Book history, that is our past. Lesson 4, the Mughal Empire. We go to page number 46. Who were the Mughals? The Mughals were the descendants of two great lineages of the rulers. Descendants यानी Mughals पिछले 2 डिकेड से उनके जो एंसेस्टर्स थे दैट इज वो रूलर बनते आ रहे हैं सिंस 2 डिकेड्स. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगेज खान और उनके फादर साइड के जो मुगल्स थे वो थे मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तिमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. जो मदर के साइड के थे वो थे जंगेज खान के, उनके जो डिसेंडेंट्स थे. जो फादर के साइड थे वो थे तिमूर. वो उस ज़माने में रूल किया करते थे ईरान, इराक. आज उस प्लेस को टर्की कहा जाता है. However, the Mughals did not like to be called the Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. Actually जो मुगल्स हैं वो नहीं चाहते कि उन्हें लोग मुग़ल या मंगोल बोले, बिकॉज मुग़ल राज था जंगेज़ खान का, जो बहुत ही क्रूअल था, बहुत क्रूअल. मतलब उन्होंने बहुत सारे मैसेकर किए हैं with innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry. लेकिन जो उनके फादर के साइड की एंसेस्ट्री थी उनसे वो बहुत प्राउड थे, बिकॉज तिमुरिद या तिमुर एक ऐसे मुग़ल थे जो बहुत ही वाइज और बहुत ही काइंड और हम्बल थे. Not least of all because the great ancestors had captured Delhi. और उनके जो तिमूर के टाइम के जो थे एंसेस्टर्स, उन्होंने दिल्ली पे अपना राज किया था, दिल्ली पे अपना अटैक किया था. दिल्ली पूरा मतलब कि उनका ही था उस टाइम, मुगल डायनेस्टी. दे सेलिब्रेट द जिनोगली pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself मतलब वो ना उस टाइम में वो पिक्स यानी तिमूर के साथ पिक्स खींचने में बहुत उनको मतलब इंटरेस्ट था. आप उस टाइम की कभी हिस्ट्री की बुक देखो तो तिमूर जो फादर के एंसेस्टर्स की जो फैमिली थी वो ज़्यादातर तिमूर के साथ उनकी पिक्चर्स है. रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ. टेक अ लुक एट फिगर नंबर 2. See figure 2, which is somewhat like a group photograph. You can see this figure 2. This is a miniature painting of Timur, his descendants and the Mughal emperors. ओके ये जो बैठे हैं वो बीच में वो तिमूर है, उसके आसपास डिसेंडेंट्स है और कुछ मुगल एम्परर्स हैं. तिमूर ये सेंटर में बैठे हैं, जो ही इज तिमूर. एंड ऑन हिज राइट इज हिज सन मीरान शाह, द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबूर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. एंड देन अबू सैद, बाबूर का ग्रैंडफादर. टू द लेफ्ट ऑफ तिमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबूर के ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड उमर शेख, बाबूर के फादर. द मुगल एम्परर्स बाबूर, अकबर एंड शाहजहान, मतलब बाबूर, अकबर, शाहजहान, ये फादर बेटा, फिर फादर, फिर बेटा, फिर फादर, फिर बेटा, ऐसे पूरा इनका स्ट्रक्चर है. आई थिंक येस इट्स देयर ऑन पेज नंबर 48 एंड 49. यू कैन सी बाबूर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहान, औरंगज़ेब. यानी बाबूर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहान और शाहजहान का बेटा औरंगज़ेब. ओके ये पूरी ये सीरीज़ एकदम लाइन में ऑन पेज नंबर 48 एंड 49. ओके ये पूरा जो मुगल रूल था, इट स्टार्टेड फ्रॉम बाबूर
और लास्ट औरंगजेब मरने के बाद मुगल डायनेस्टी एंड हो जाती है. इट एंड्स टू मुगल डायनेस्टी. Okay, then is Mughal military campaign. You can see figure 3, Mughal army on campaign. Okay, then figure 4 also. Babur, the first Mughal emperor, succeeded to the throne of Farghana in 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. और इन्होंने जीत तो लिया था लेकिन फिर उसे थ्रोन से निकाला गया था क्योंकि जो दूसरे मंगोल ग्रुप थे उन्होंने ऑलरेडी उज़्बेक जो थे उन्होंने ऑलरेडी बाद में उसे इन्वेड कर दिया, इसलिए बाबर को उसे छोड़ना पड़ा. आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, बहुत साल यहाँ वहाँ पता नहीं, फिर बाबर तो कहाँ गए उसके बाद उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने काबुल जीता और फिर 1526 में डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली दैट इज इब्राहिम लोधी को हराया एट पानीपत और दिल्ली और आगरा पे अपना राज किया. टेबल 1 चार्ट्स. ओके, टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स. yes, you can see table 1 chart, page number 48 and page number 49. that is major campaigns. कब किसने क्या रूलर ने किसको डिफीट किया, कब उसे हासिल किया, कौन से ईयर पे. ओके, ऑल दैट इज मेंशन मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स ऑफ दिस मुगल एम्परर्स. Some of the major campaigns of the Mughals. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms, the Sikh and the Mewar and Marwar. मतलब ये सब वो उस टाइम की डायनेस्टी थी कि सिख के साथ भी इनकी लड़ाई हुई है. राजस्थानी मेवाड़ मारवाड़ी मेवाड़ के मारवाड़ यानी मारवाड़ीज के साथ भी इनकी यानी इनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी. ओके, एंड हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स. देन did the annexation यानी छीन लेना, did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign end hostilities in the Deccan. These are all the question mark. आप ये टेबल पढ़ो, ये जो भी है पेज नंबर 47 में दिस चार्ट, ये सब क्लियरिटी हो जाएगी आपको. दैट इज बाबर 1526 to 1530 तक उनका राज चला. देन हुमायूं का 40 के बाद मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया. उसके बाद 55 to 56 उन्होंने he captured Delhi but died the next year after an accident in this building. Then अकबर के बारे में, अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर. इन्होंने अपने राज में काफ़ी कुछ हासिल किया था, काफ़ी कुछ कैंपेन से जीता था. कैंपेन्स एंड जो इवेंट्स इसमें बहुत मेंशन किए गए हैं. अकबर वॉज अ ग्रेट लीडर. At the age of 13 years old, he became emperor. Okay, then came Jahangir. Just go through this, okay? Just read this. Then Jahangir, then Shah Jahan, and then last is Aurangzeb. Then we go to next page, that is page number 15. You can see this ये map आपको दिख रहा है, that is military campaigns under Akbar and Aurangzeb. जो जो इन्होंने जीता था, हासिल किया था, अपनी जीत इन पे हासिल की थी. और इट्स रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि जो मुग़ल मैरिजेस है वो ज़्यादातर राजपूत लेडीज़ के साथ होता था उस टाइम पे. सी यू कैन सी मदर ऑफ जहांगीर, वो एक प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर. और शाहजहां की जो मदर थी वो अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़.
मारवाड़ जोधपुर के. Then that is Mughal traditions of succession. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. जो मुगल थे वो शुरू से इस पे बिलीव नहीं करते थे कि बस एल्डेस्ट सन, ताकि वो लायक हो कि नहीं लायक हो वो उस थ्रोन पे बैठेगा, वो ये बिलीव नहीं करते थे. राइट. देन follow the highlighted passages amongst all the sons in the table 1 and note the evidence for rebellions by Mughal princes. What do you think is a fairer division of inheritance and copper scenery? मतलब प्रीमॉग्नेच्योर का मतलब है वही मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं था कि जैसे राजा के अगर 3-4 बेटे हो तो बड़ा बेटा ही थ्रोन पे बैठे, ऐसा नहीं था. उनमें भी आपस में एक हुआ करती थी, छोटी सी वॉर होती थी या कोई टेस्ट होता था कि जो सबसे लायक है वही बैठेगा उसके बाद, चाहे छोटा वाला ही क्यों ना. सो औरंगज़ेब ने ऐसे ही किया था ना. औरंगज़ेब ने उसके फादर ने जब उसके मतलब द एल्डर ब्रदर को बिठाना चाहा तो औरंगज़ेब ने अपने फादर मदर को बंद कर दिया तय खाने में, मतलब कि वहीं पे फिर वो मर गए आगरा के तय खाने में, और अब इन्होंने अपने बाकी के सारे भाइयों को मार दिया था. देन मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. यस, that is that the Mughal rulers campaigned constantly against the rulers who refused to accept their authority. ज़्यादातर मुग़ल रूलर की लड़ाई या कैंपेन उनसे ही होती थी जो उनकी अथॉरिटी को, जो उनके रूल के खिलाफ जाते थे, जो उनके रूल को एक्सेप्ट नहीं करते थे. द राजपूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. मैनी ऑफ देम, लेकिन राजपूत मुगल्स को मानते थे, उनकी अथॉरिटी को मानते थे, ओके, और उन्हें मुग़ल राज अच्छा लगता था. इसलिए तो मैक्सिमम मुगल्स ने राजपूत प्रिंसेस लेडीज़ के साथ शादी की हुई है. The Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands, that is Watan, back as assignments. Watan Jagir, यानी जो राजपूट्स थे या मारवाड़ या मेवाड़ के थे, एक्चुअली उनको इनकी अथॉरिटीज़ बहुत अच्छी लगती थी, और ये बस मतलब इनको ऐसा लगता था कि जो हमारी अथॉरिटी को माने, जो हमें इज़्ज़त दे, जो हमें सम्मान दे, तो ये लोग क्या करते थे कि उनको उनका हारा हुआ वतन, उनका जागीर उनको लौटा देते थे. तो ये इन्होंने राजपूत के साथ यही किया. सो फिर राजपूत ने अपने अपने प्रिंसेस के साथ इनकी मैरिज की थी. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time. That is, Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? कि insult यानी औरंगजेब चाहते थे कि सभी लोग मुग़ल में कन्वर्ट हो जाए, और वही हुआ ना. राजपूट्स तो उस टाइम पे थे, तभी तो उन्होंने अपनी डॉटर्स की इनसे शादी की, तो कन्वर्ट तो हो ही गए ना ऑलरेडी. अब ये प्रस्ताव इन्होंने शिवाजी के आगे भी रखा था, लेकिन शिवाजी महाराज ने बिल्कुल मना कर दिया था, और औरंगज़ेब ने उनकी और उनकी फैमिली की बहुत इंसल्ट की थी, ओके. और तभी शिवाजी महाराज ने सोच लिया था कि मैं मेरी इंसल्ट का बदला लूँगा. देन मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recreated diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and others. और जो मुग़ल सर्विस को ज्वाइन करता था, जो मुग़ल रूल को एक्सेप्ट करता था, उन्हें मनसबदार्स बनाया जाता था बाय दी मुग़ल पीपल. यानी कि मुग़ल अगर राज खुश हो जाता था ना किसी बंदे के ऊपर, तो वो बहुत उन पे लुटाता था, या उन्हें अपना लूटा हुआ राजपाट भी दे देता था. उन्हें मनसबदार्स की एक पोस्ट मिलती थी. द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल who holds a mansab, meaning a position or rank. ये मनसब है, ये मनसबदार है, यानी बहुत बड़ी पोस्ट उस टाइम की. It was grading system, rank, salary और military responsibilities. यानी ग्रेडिंग सिस्टम था.
जो सबसे ज़्यादा जिसमें स्किल एबिलिटी थी उसे टॉप एकदम टॉप की उसकी सैलरी भी बहुत हाई, उसके पास मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा बहुत पावरफुल और उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी जाती थी। तो इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इस तरीके से सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। ओके, और उस समय ज़ाट या ज़ात बोलते हैं, ज़ाट एक करेंसी आती थी वो उस टाइम मुगल डायनेस्टी के टाइम। ओके, ये तो दिस इज ऑल बिफोर ब्रिटिशर्स। ये जो स्टोरी है दिस इज की कॉलोनियल राज के पहले की स्टोरी है। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हाउ टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most Mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had the rights to revenue of the assignments, which was collected for them by their servants, while the Mansabdars themselves served in some part of the country. Okay, now इसमें भी जो मनसबदार्स को सैलरी दी जाती थी वो थी रिवेन्यू असाइनमेंट्स को जागीर यानी कि इतनी जागीर इस मनसबदार की, इतनी एरिया की जागीर इस मनसबदार्स की, विच वॉज समवॉट लाइक इक्तास यानी इतना बीघा ज़मीन इनकी, इतना बीघा ज़मीन इनकी, ऐसे। बट अनलाइक मुक्तीस, लेकिन दैट इज मनसबदार्स एक्चुअली एडमिनिस्टर नहीं करते थे उस जागीर, वो जागीर को मिलती थी तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कोई और करता था, उनके सर्वेंट्स या तो फिर उनसे जो छोटे थे लोग वो उसकी जागीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। ओके, इन अकबर्स reign these jagirs were carefully assessed so that the revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. By Aurangzeb's reign this was no longer the case. जब ये तो अकबर के टाइम पे ये सेम प्रोसीजर चलता रहा, लेकिन जब औरंगजेब का रूल आया, ये जो भी ये मनसबदार्स ये सब it came to an end. That is, there was a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a जागीर। मतलब मनसबदार के टॉप में भी एक और था, वो था जागीर। ओके, उसके टॉप में तो औरंगजेब के टाइम पे एक्चुअली बहुत सारे मनसबदार थे, लेकिन जागीर्स बहुत कम थे। That is, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. तो औरंगजेब ने एक्चुअली ये जो जागीर थी या यू कैन से मनसबदार्स, ये जागीर पे काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था, इनको बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो उनका रीन था, मतलब आखिरी जो उनका समय था कि उस समय जो ये पेजेंट्स थे दे हैड सफर्ड, पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था औरंगजेब के टाइम पे। देन जब्त, छीन लेना, एंड जमींदार्स। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. ज़्यादातर मुगल रूलर के पास पैसा कहाँ से आता था? फार्मर प्रोडक्शन से आता था। In most places, peasants pay taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen or villages or powerful chieftains. ये एक गांव के चाहे वो लोकल हेडमैन हो या पावरफुल चिफ्टेंस हो, उन्हें एक ही नाम दिया जाता था और वो था जमींदार। Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas. जो अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने मतलब कि 10 साल तक वो फार्मिंग का ध्यान रखा,
till 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each group in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was also known as zabt. Zabt यानी कब्जा कर लेना. It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, जो अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं और जो बाकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो बहुत ही कीन अकाउंटेंट थे. हर एक चीज़ उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखी हुई थी. दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल. और गुजरात और बंगाल जो उस समय का बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था. In some areas the zamindars exercised a great deal of power. मतलब ज़मींदार ने कई जगहों में तो ज़मींदार ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebel. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebellion against Mughal authority. कई जगह में तो ज़मींदार और फार्मर दोनों ने मिलके मुगल के खिलाफ रेबल किया. These peasants revolt challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. ये जो मुगल ये जो फार्मर्स की जो रिवोल्ट थी, ये बहुत टाइम तक चली, लेकिन मुगल डायनेस्टी अपनी जगह से हिली नहीं. Okay, then is Akbarnama and N.A. Akbari. So you can see अकबर और मतलब कि उनका जो कोटियर है, बहुत क्लोज फ्रेंड अब्दुल फजल, उन्होंने अकबर ने उससे कहा कि मेरे राज, मैंने कब से लेके कब तक मैं राज मतलब पूरा मेरे राज के बारे में, मेरी रीन के बारे में हिस्ट्री लिखनी है. तो अब्दुल फजल जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, उन्होंने 3 वॉल्यूम्स, 3 बड़ी बड़ी बुक में उनकी हिस्ट्री लिखी थी. पहला वॉल्यूम था अकबर्स एंसेस्टर्स. सेकेंड वॉल्यूम था कि किस टाइम, वो कौन सा इवेंट था जब अकबर को राजगद्दी दिया गया. और थर्ड था N.A. अकबरी. वो क्या था? अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन. एक्चुअली अकबर का एम्पायर बहुत बड़ा था. household, army, revenues, geography, office. It also provides rich details about the traditions and culture of the people living in India. The most interesting aspect, सबसे अच्छी बात, खास बात N.A. अकबरी में थी, is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues. कि उस टाइम अकबर के रिवाज में, अकबर के रीन में क्रॉप्स, यील्ड्स, फिर प्राइजेस, वेजेस, रिवेन्यूज, यानी क्रॉप्स जब वो यील्ड होते थे उनकी प्राइजेस कैसे होती थी, फिर काम करने वाले लोगों को ऐसा वेजेस मिलता था, फिर फार्मर्स कितना कमाते थे, फिर वो कितना रिवेन्यू देते थे, वो पूरी हिस्ट्री लाइन से लास्ट वॉल्यूम में मेंशन किया और उसे नाम दिया था N.A. अकबरी. जो फर्स्ट और सेकंड थी वो था अकबरनामा और जो थर्ड वॉल्यूम था वो था N.A. अकबरी. Now let's take a closer look at Akbar's policies. The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book Akbarnama. In particular, in its last volume, the N.A. Akbari. Okay, especially last volume में उन्होंने मतलब कि एडमिनिस्टर तो उन्होंने इसमें पूरा मेंशन किया था, लेकिन अकबरनामा मतलब इन पर्टिकुलर लास्ट बुक में भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बारे में जिक्र किया था अबुल फैजल ने. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas. उनको कौन चलाते थे? सूबेदार. दोनों पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल फंक्शंस दोनों पे काम करते थे, गवर्न. ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, फाइनेंस देखभाल करने वाला भी.
for the maintenance of peace and order in his province. The Subedar was supported by other officers. अब इतनी बड़ी रियासत थी, एम्पायर थी अकबर के, कि बहुत सारे लोग काम करते थे. मतलब एक बड़े राज्य को चलाने के लिए, फिर एडमिनिस्टर करने के लिए, फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग, फिर जो सूबेदार था, ही वो सूबेदार था, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया, इसलिए उनके ऊपर भी ऑफिसर्स रखे गए थे, सच एज मिलिट्री पे मास्टर यानी बख्शी, द प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, सदर, मिलिट्री कमांडर्स, फौजदास एंड द टाउन पुलिस कमांड कोतवाल. मतलब इतने सारे कैटेगरीज के लोग अकबर ने अपने राज में रखे थे अलग अलग. ओके, जैसे मिलिट्री पे मास्टर जो मिलिट्री को पे करता है, बख्शी. ओके, देन बख्शीश, देन मिनिस्टर रिलीजियस चैरिटेबल पैट्रोनेज को पैसा देना, सदर. फिर मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार्स और टाउन पुलिस कमांडर्स, कोतवाल. ऐसे अलग अलग उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में स्टेबल किए हुए थे बंदे. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस नूर जहांस फरमान. फरमान यानी उन्होंने लिखा हुआ था. कैसे देखो, उर्दू भाषा में लिखा है. और ये जो कॉइन आपको दिख रहा है, ये कॉइन में ना एक तरफ है ना क्वीन बेगम नूर जहां का नाम लिखा है, ऑनर देने के लिए उनको. ये जहांगीर ने सिल्वर कॉइन्स, और एक साइड में उन्होंने अपना टाइटल लिखा और दूसरी तरफ अपनी बेगम का, नूर जहां का नाम लिखा. और उसके साथ जो है वो है फरमान ऑफ नूर जहां. और वो जो ऐसे स्क्वायर कलर की है ना, स्क्वायर, स्टील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहां पातशाह बेगम, ऊपर लिखा हुआ है उर्दू में. और जो ऐसे राउंड स्टील, और ये जो स्टील की राउंड है सील, by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Padsha be the lady of the age. ये तो कुछ नहीं आएगा आपको, nothing will be asked from this. ये तो सिर्फ आपको बताया गया है कि what is Noor Jahan's influence in Jahangir's court. Then you can see on the left hand side what is dogma, what is bigot. A statement or an interpretation declared as authoritative with the expectation. It is dogma, bigot, an individual who is intolerant of another person's religious beliefs or culture. It is bigot. Okay, so students, in my next class I will just explain this, what is the meaning of dogma and bigot, page number 54. So in my next class I will continue with page number 54. Okay. So with this I wrap up my class here. Thank you to all.